कुछ खर्चे जो लंबे समय के लिए किए जाते हैं उन खर्चों को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लंबे समय के लिए जो खर्चा किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, यानी आप कह सकते हो फिक्स एसेट की परचेज, तो ये लंबे समय के लिए है। दूसरे खर्चे वो हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए, जो रेगुलर हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेगुलर बेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है और इसका बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? एक महीने सैलरी दी तो एक महीने, अगले महीने वो फिर डिमांड करेगा। यानी अगर आप एक साल सैलरी देते हो तो एक साल बेनिफिट लोगे, अगले साल फिर से देनी पड़ेगी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में ऐसा नहीं है। बिल्डिंग आपने एक बार खरीद ली, बस उसके बाद तो आपको इसका बेनिफिट ही मिलना है ना। रेंट हो गया, बिल्स हो गए हमारे, है ना। तो बहुत सारे खर्चे हैं, जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उसके अंदर। तो दो तरह के खर्चे हो गए, एक हमारे आ गए एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, और वो दो हिस्सों में किस बेसिस पे बटे? गोइंग कंसर्न। और दो हिस्सों में बटे एज पर गोइंग कंसर्न की बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। तो हम उन एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक हमारे आ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक हमारे आ गए रेवेन्यू। दोनों में फर्क क्या है? इसका बेनिफिट जो है, इसका जो बेनिफिट है कितने समय तक? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एक बार खर्चा करो और उसके बाद इसका फायदा उठाओ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कितने समय तक है? शॉर्ट टर्म, यानी विद इन 1 ईयर जो इनका बेनिफिट हमें मिलेगा। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे 1 साल की, तो हमारे लिए 1 साल काम करेगा, अगले साल फिर से देनी पड़ेगी। तो क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा, तो एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांट लो, और एक लंबे समय के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। इसकी एक लिमिटेशन भी है इस एग्जम्पशन की, भाई हमने माना बिजनेस चलता रहेगा, तो इसलिए हमने खर्चों को दो हिस्सों में बांट दिया। अब कितने ही बिजनेस हैं जो 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, है ना। तो फिर जो हमने एक्सपेंसेस बांटे थे इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अजम्पशन है, तो अजम्पशन कभी भी सही और कभी भी गलत हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये आगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब इसमें एमसीक्यू क्या है, यही पूछा जाएगा, विच अकॉर्डिंग टू विच अजम्पशन एक्सपेंडिचर आर बाइफरकेटेड इन 2 ways, एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। देखो, मतलब निरंतरता, लगातार, है ना। अब कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है हर काम में। जैसे आप पढ़ते हो, है ना, सब पढ़ाई करते हो, मान लो आपने एक शेड्यूल बना रखा है 6 से 8 घंटे पढ़ने का डेली, और उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कल को अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 6 से 8 घंटे के बजाय आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे, तो आपका रिजल्ट बिगड़ेगा, है ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी का मतलब, भाई आप जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक बार फॉलो कर रहे हो, आपको हर बार वही फॉलो करना। तो थोड़ा सा मैं और एलोबरेट कर देता हूं। आपने वर्ड डेप्रिसिएशन सुना सबने, है ना। तो डेप्रिसिएशन यानी एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके दो मेथड होते हैं लगाने के, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वर्डों पे ध्यान दो। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, है ना। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन हमने एक्चुअल कॉस्ट पे एक बार कैलकुलेट कर ली, मान लो एक एसेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, तो कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? 10,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि अगर एक बार आपने रसीद निकाल ली 10,000, तो हर साल आपने 10,000 ही लगानी है, बराबर है। तो हर साल एसेट की वैल्यू कितनी कम करनी है? 10,000, फिक्स हो गया ये। डिमिनिशिंग में क्या है, भाई आपने एक एसेट की वैल्यू पहले साल 10,000 कम हो गई, ऐसे मैं करके दिखाता हूं। इसमें तो हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 ही है। एक वैल्यू कम हो गई 10,000 एक साल, अब वैल्यू कितनी बची? 90,000। 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, अगले साल 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। अब वैल्यू कितनी बची? तो जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है, तो अगले साल की कितनी हो जाएगी? अब आपने दोनों में फर्क देखो, यहां हर साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10,000, और यहां क्या हो रहा है? हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे वहां सिर्फ एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन कम नहीं हो रही। यहां क्या हो रहा है? जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन देखो, 10 से 9, 9 से 81, 81 से और कम हो जाएगी। ये दो मेथड है। अब अकाउंटिंग आपको कहता है, रूल्स आपको कहते हैं, भाई इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप फॉलो करो। तो अगर मान लो आप इस मेथड
कोई बाइंडिंग नहीं है, जो मर्जी मेथड लो। अगर आप मान लो इस मेथड से अपनी एसेट्स की वैल्यू कम कर रहे हो तो हर साल इसी मेथड को यूज कर, चेंज नहीं कर सकते। और अगर इस मेथड से कर रहे हो तो हर साल यही मेथड करना है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, कभी 5 साल में, कभी 4 साल में एक बार चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उसका पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने ये मेथड क्यों चेंज किया और इससे आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा। तो कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर आपने ये मेथड लिया है तो इसी मेथड से काम करो, अगर ये मेथड लिया तो इस मेथड से काम करो, चेंज नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे चेंज करने से क्या होगा कि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। एक साल किसी मेथड से काम कर रहे हो, दूसरा किसी मेथड से काम कर रहे हो, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। हाँ जी बेटा, इसको इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। सपोज करो ये आपके ईयर है, ये आपका ईयर है, ये आपका ईयर है, मान लो 2016, फिर 2017, 2018, 2019 एंड सो ऑन। और यहां पर आपकी डेप्रिसिएशन है, मान लो यहाँ 5K, 10K, 10,000। अब मान लो हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 है, हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है 10,000। 2016 में डेप्रिसिएशन कितनी थी 10,000, 2017 में कितनी है 10,000, 2018 में कितनी है 10,000। अगर आप इस लाइन को जोड़ोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। दूसरा था, पूरा लिख देता हूं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब क्या, कम होना, घटना, वैल्यू मेथड। इसमें मैंने क्या कहा, हर साल आपकी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे एसेट की कॉस्ट कम होगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी। तो अगर आप इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन यहाँ, अगले साल 9,000 थोड़ा नीचे, अगले साल 81 थोड़ा और नीचे। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो नीचे की तरफ आएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड है, इसमें से कोई आपको एक फॉलो करना और साल दर साल उसी को फॉलो करना है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो खैर वो एक एग्जांपल के तौर पे हम यूज करें, उसको पढ़ना नहीं है। तो कंसिस्टेंसी सिंपल ये कहता है कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक बार फॉलो करोगे, हर साल आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना तो पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स comparability to accounting data of the same enterprise over different time periods, known as intra-firm comparison, and with other firms known as inter-firm comparison। भाई आप कंपेरेबिलिटी कंपेयर तभी कर सकते हो ना जब सेम तरीके से काम करोगे, एक ही मेथड से काम करोगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी सिंपल याद रखना कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने एक बार फॉलो किया, साल दर साल आपको उसी को फॉलो करना।